हेलो एवरीवन। तो आज हम आते हैं एक नए एपिसोड में और एक नई सी बात जानते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उस टॉपिक को हमने लिया है जिन्होंने इंडिया के इतिहास को और इंटरेस्टिंग कर दिया है, कि जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। उस शख्स के बारे में, उस शख्सियत के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो ये आपके बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप इसमें देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो आपकी डायनेस्टी होगी, मुगल डायनेस्टी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एपिसोड में। तो चलिए हम जानते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे बाबर की तस्वीर लगी हुई है। ये रियल बाबर की तस्वीर नहीं है, एक वेब सीरीज़ है, वेब सीरीज़ बोल सकते हैं, हॉटस्टार पे, द एम्पायर, उसकी क्लिप है। उसमें जो बाबर का रोल जिन्होंने प्ले किया है उनकी ये तस्वीर है। ये बाबर की तस्वीर नहीं है, उनकी तस्वीर है। अगर आपको बाबर के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, मतलब कि आपका एक कास्ट के वे में जानना है, मतलब कि मूवी के वे में, तो आप द एम्पायर देख सकते हो। बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसमें बाबर के बारे में बहुत बताया गया कि इनकी बाबर की जो इंडिया में एंट्री हुई ना, पानीपत से पहले की जितनी भी बैकग्राउंड है उस मूवी में आपको दिखाया गया है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे पीपीटी पे बाबर जो है 1526 से 1530 तक इन्होंने रूल करा है। भाई देखो, पानीपत की लड़ाई लड़ी, जो हम आपने देखा होगा पानीपत वाली एपिसोड, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, उसमें देखा होगा बहुत मुशक्कत से ये इंडिया में आते हैं। और इंडिया में आने के बाद मात्र 4 साल रूल करते हैं, फिर इनको ये छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी मेहनत की और सिर्फ 4 साल के लिए? ये बहुत गलत बात होगी। तो ये सब इनकी टेन्यूर जो है वो है, हमें जानना है। ठीक, आपने अब बाबर को देख लिया होगा, अब बाबर के बारे में जानते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे आते हैं। आइए इसमें जानते हैं हम लोग इनका इंट्रोडक्शन, देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट करी है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही बातें मैं बताऊंगा। ज़्यादा मुझे भी शौक नहीं है बताने को, आप भी मुझे सुनना पसंद नहीं करोगे अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ तो चलिए हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन में इनका क्या नेम क्या था। बाबर का जो नाम था, रियल नेम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। इनका नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रियल नेम ऑफ बाबर, तो आप डालिएगा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, बाबर उनका टाइटल था। अब फादर का नाम क्या था? क्योंकि उनके अब्बा का सपना था इंडिया में रूल करना, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जाहिर सी बात है बन भी सकता है। जब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं तो आपके एग्जाम में या तो आया होगा या तो आने वाला होगा। वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, इनके फादर का नाम क्या है, इनके अब्बा का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा सेकेंड। इनके अब्बा का नाम क्या है? उमर शेख मिर्ज़ा सेकेंड। तो दो चीज़ हमने जान लिया, बाबर का रियल नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद और उनके अब्बा का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। अब आते हैं उनके अम्मी के नाम पे। उनके अम्मी का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम, ये उनके अम्मी का नाम है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो बाबर थे, ये तैमूर और मंगोल दोनों के क्या थे, कि दोनों के बीच के एंसेस्टर, मतलब एक निकल के आई थी कि दोनों की खानदान कैसे मिलते हैं, उसमें से बाबर आते हैं। जैसे बोला जाता है एंसेस्टर में, हमने देखा था तैमूर और चंगेज़ खान दोनों की ये एंसेस्टर में आते हैं। अब क्या होता है कि इनकी पैदाइश कब हुई थी? 14 फरवरी 1483। ये डेट तो मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से इस डेट को याद कर लिए होंगे इस एतबार से। तो चलिए, हमको इस डेट को याद करने में भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। अब इस दिन क्या हुआ था भाई, मैं बताता हूँ। इस दिन क्या हुआ था, पुलवामा में अटैक हुई थी, आर्मी की बस में आग लगी थी और बहुत सारे आर्मी हमारे देश में शहीद हो गए थे। 14 फरवरी को ये था। ठीक, और बाबर की पैदाइश भी हुई थी 14 फरवरी को। अब आते हैं इनकी इंतकाल कब हुई थी, ये डेथ कब किए थे? ये 26 दिसंबर 1530 में आगरा में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक, कहाँ पे इंतकाल करते हैं? आगरा में। कब करते हैं? 26 दिसंबर 1530 में। ठीक, अब देखिए कि इनको दफनाया कहाँ जाता है? काबुल में। मरते हैं आगरा में और दफनाया जाता है अफगानिस्तान में। ये कैसे पॉसिबल है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि उन्हें दफनाया कहाँ गया है। ठीक, तो उसका आंसर होगा काबुल। हो सकता है भाई, बहुत लोग मरते हैं दिल्ली, पंजाब, यहाँ तक कि रसिया में मरते हैं, तो दफनाया तो इंडिया में ही जाता है। ऐसे इनकी ख्वाहिश रही होगी कि इनको इनके अब्बा के बगल में दफनाया जाए या इनके नानी के बगल में दफनाया जाए। ऐसी कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। इस वजह से ये मरते कहाँ पे है? हिंदुस्तान में, आगरा में, और दफनाया कहाँ जाता है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। ठीक, इतनी चीज़ें हमें जाननी थी, हमने देख लिया, जान लिया। इन्होंने एक टाइटल को एडॉप्ट किया था जिसको हम लोग बोलते हैं गाजी। गाजी किन्हें कहते हैं? जो जंग करते हैं
और उसमें इनको मारा नहीं जाता है, जो मतलब कि शहीद नहीं हो पाते, मतलब जंग के मैदान में नहीं मरते, उनको गाजी बोलते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई बाबर के अबाउट। आपने भी देख लिया, उनका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, फादर का नेम उमर शेख मिर्ज़ा सेकेंड, मदर का नेम कुतलुग निगार खानम, पैदाइश 14 फरवरी 1483 और इंतकाल कब हुआ 26 दिसंबर 1530 में। और इनको दफनाया कहाँ गया, काबुल में। और इन्होंने टाइटल क्या एडॉप्ट किया था, गाजी का। आ गई इतनी सारी चीज़ें समझ में। और एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाबर से, कि गन पाउडर को इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस करा था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। अब देख रहे हैं कि बाबर की स्टैचू बनाई गई है। तो बाबर की स्टैचू कहाँ बनाएगी, मैंने आपको पानीपत वाली सीरीज में बताया था कि बाबर जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, फरगाना। और फरगाना अभी क्या है, उज्बेकिस्तान। तो बाबर की स्टैचू कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। ये उज्बेकिस्तान की स्टैचू है। ठीक, उतनी क्लियर नहीं आ पाई है, हमने कोशिश किया था ज़्यादा क्लियर लाने के लिए, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। जितना हो पाया मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी स्टैचू अभी भी मौजूद है कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में। तो ये दोनों तस्वीर घोड़े पे बैठे हुए और यहाँ पे पगड़ी लगाकर बैठे हुए बाबर कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान में। ठीक, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो बाबर के जो एंसेस्टर थे, इनका जो घर था, होम टाउन था, वो उज्बेकिस्तान था। ठीक, अब आते हैं कि बाबर से पहले कौन था, अब बाबर के मरने के बाद गद्दी पे कौन बैठता है हिंदुस्तान के। तो हमने पानीपत के फर्स्ट लड़ाई में देखा था कि बाबर किससे लड़कर आता है इंडिया में, इब्राहिम लोदी से। तो ये रहे इनके प्रीडेसेसर कौन है, इब्राहिम लोदी। इंडिया में गद्दी पे कौन बैठता है, मुगल से पहले जो होते हैं प्रीडेसेसर, इब्राहिम लोदी। तो ये है इब्राहिम लोदी। एक सेकेंड, इब्राहिम लोदी हो गए इनके प्रीडेसेसर, और इनके सक्सेसर कौन हो गए, इनके बेटे। इनका नाम क्या है, हुमायूं। दो चीजें आपको और क्लियर हो गई कि बाबर से पहले कौन था, बाबर से बाद कौन आता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट पीपीटी पे। अब आई उनके बीवियों का नाम, कितने शादी उन्होंने करा था, कितनी बीवियां थी, उनका भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो उनकी सारी खातून का नाम यहाँ पे लिखा गया है। मैं एक सेकंड के लिए पीछे आ जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो और बाद में देख लेना। ओके, तो देखिए यहाँ पे इनकी कुछ बीवियां थी, कुछ क्या जितनी भी हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। आयशा सुल्तान बेगम, आयशा सुल्तान बेगम है, ज़ैनब सुल्तान बेगम, दो हुई। महम बेगम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महम बेगम, क्योंकि इनके और बाबर के औलाद होते हैं कौन, हुमायूं, महम बेगम का। फिर आती हैं दिलदार बेगम, फिर आती हैं गुलनार अगच्छा। कितनी हुई, 5। आयशा सुल्तान बेगम, ज़ैनब सुल्तान बेगम, महम बेगम, दिलदार बेगम, गुलनार अगच्छा, 5 हुई। फिर कौन आती है, गुलरुख बेगम। ठीक, फिर आती है आसिया रिजवी, फिर आती है मुबारिका यूसुफ जई, और लास्ट आती है सईदा अफवाक। तो टोटल 9 बीवियां थी बाबर की। ठीक, 9 बीवियां थी, 9 के नाम यहाँ पे हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कभी भी, कहीं भी, किसी भी एग्जाम में, या किसी द्वारा आपके मौखिक मतलब ओरल वे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा चुके हैं, तो आप किसी से पूछ लीजिएगा कि बाबर की टोटल कितनी बीवियां थी। 9 थी, और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन डालना होगा तो 9 के नाम याद रख लीजिए अपने जनरल नॉलेज के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे कितने थे, बीवियां 9, बच्चे उससे भी कम, बीवी 9, बच्चे 6। ठीक, तो हम आते हैं इसमें सारे बच्चों का नाम देखते हैं कि कौन कौन उनके बच्चे थे। कुछ एडॉप्टेड सन थे, उनका मैंने नाम नहीं लिखा है। ये सब सारे जो उनके रियल बेटे थे, बेटियां थी, उनका नाम मैंने लिया। बेटा कौन था, हुमायूं, वो तो मुगल सल्तनत का सेकंड बनेगा, उसकी तो बहुत पॉपुलर है। कमरान मिर्ज़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बाबर यहाँ के आते हैं पानीपत में, तो ये काबुल और कंधार का रीजन संभालता है। बाबर जब पानीपत के लिए लड़ने आते हैं तो जो वो रीजन होती है, उस सल्तनत उस टाइम कमरान के हाथ में होता है, और बाद में ये काबुल और कंधार का सुल्तान भी बन जाता है और हिंदुस्तान हुमायूं चलाता है। अस्करी मिर्ज़ा, ये लड़का है भाई, ठीक, और हिंडल मिर्ज़ा, 4 इनके बेटे थे, 3 मिर्ज़ा और 1 हुमायूं। 3 मिर्ज़ा मेरे कहने का मतलब कामरान, अस्करी और हिंदल। ठीक, अब आते हैं इनकी बेटियों पे, कौन थी, गुलबदन बेगम। अब देखिए ये गुलबदन बेगम कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम लोग हुमायूं को पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक, अब ये गुलबदन बेगम कौन है भाई,
बाबर की बेटी हैं, हुमायूं की बहन है, अकबर की फूफी हैं। इनको तीनों में जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमने बेटी के तौर पे देखा, हुमायूं में इनकी बहन हो जाएंगी। जब अकबर को पढ़ेंगे तो अकबर भी इनसे बोलते हैं कि फूफी जान, अब्बा जान के ऊपर एक किताब लिखिए। तो जो हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम ने ही लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा फखरुन्निसा, ये 2 बेटियां और 4 बेटे बाबर के हो गए। अगर इनसे सवाल पूछा जाए तो आप छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन रियल पॉइंट पे कि जो बाबर थे वो आए कैसे थे, कैसे बोलते हैं कि ये किसके किसके एंसेस्टर हैं, इनके डिसेंडेंट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये तैमूर और चंगेज खान से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, मैंने पूरी सीरीज वाइज नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट नाम होते हैं उनको मैंने यहाँ पे पुट करा है। ये रहे आपके गंगेज खान, ठीक। एक साइड हो गए चुगताई खान और दूसरे साइड हो गए चुगताई खान के साथ एक और होंगे डिसेंडेंट जिनका नाम नहीं दिया गया। बाद में इसी साइड से, इस वंश से तैमूर आते हैं, ठीक, जिन्होंने इंडिया में इन्वेड करा होता है कब, 1398 में। तैमूर इंडिया में कब इन्वेड करता है, 1398 में, जिस टाइम बहुतों को फायदा हो जाता है। सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, सईद डायनेस्टी को, लोधी डायनेस्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। और तुगलक डायनेस्टी के टाइम में इन्होंने इन्वेड करा होता है इंडिया में, ठीक। तो चुगताई खान के खानदान से उनके डिसेंडेंट होते हैं। फिर आते हैं यूनुस खान, और यूनुस खान की बेटी होती है कुतलुग निगार खानम, जो हमने देखा था कहाँ पे, कुतलुग निगार खानम को हमने बाबर के जो है ना उसके वंशज में हमने देखा था कि बाबर की जो अम्मी थी वो कुतलुग निगार खानम था उनका नाम। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस साइड में जो उनके अब्बा का खानदान था, उस साइड से इनका कितने नंबर पे ये आते हैं, किससे शादी होती है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं मिरनसा मिर्जा, फिर देखते हैं सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, सुल्तान अबू सैद मिर्जा, फिर आते हैं उमर शेख मिर्जा सेकेंड, जो होते हैं बाबर के अब्बा उमर शेख मिर्जा। और उनकी शादी किससे होती है, कुतलुग निगार खानम, मतलब कि 2 यहाँ पे देख लो गंगेज खान, ठीक। फिर इतनी खानदान बिखर जाती है, दोनों की खानदान बहुत बिखर जाती है। मतलब गंगेज खान की 2 बेटे होंगे, आपस में बिखर गए, अलग अलग कॉलोनी में चले गए। दोनों इंडिया में, मतलब इंडिया बोल रहा है, पूरे दुनिया में ये लोग रूल कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं और हुकूमत कर रहे हैं, ठीक। फिर दोनों कैसे मिलते हैं, उस साइड की एक लड़की की और इस साइड के लड़के की शादी होती है। फिर होता है बाबर का जन्म, जिसने हिंदुस्तान में एक नया इतिहास बना दिया। मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री में एक अलग से अलग मजा देता है, वो बाबर की वजह से देता है, क्योंकि मुगल डायनेस्टी आई बाबर की वजह से। तो बाबर कैसे आया, ये उसकी बैकग्राउंड रही, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी था। आप एक बार देख सकते हो ध्यान से और समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक। द फैमिली ट्री ऑफ बाबर, बाबर की ये पूरी खानदान है यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग आगे कि बाबर ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लड़ाइयाँ से क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं, तो पूछी जाएंगी तो हम उसका जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे, पढ़ के देंगे। तो आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी। 4 साल जो रूल किया, 26 में आया पानीपत से, 27, 28, 29 और 30 में तो वफात ही हो जाती है उसकी। 4 साल उसने लड़ाई लड़ा होता है। बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा जान लिया, ज़्यादा जानने की जरूरी भी नहीं है कि 1526 में लड़ाई हुई थी, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गया था, और इसी के थ्रू मुगल डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड होती है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं जानना है हमें, ठीक। अब आते हैं हम लोग इसमें जानते हैं बैटल ऑफ खानवा कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1527 में, पानीपत के 1 साल बाद। कौन जीता था, ऑब्वियसली बाबर जीता था। हारा कौन था, राणा संगा, जिसको बोला जाता था कि राणा संगा ही बाबर को इनवाइट किया था, ऐसा कुछ हिस्टोरियन का मानना है। बहुत लोग बोलते हैं राणा संगा और दौलत खान मिलके बाबर को इनवाइट करते हैं इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। तो फिर क्या होता है, राणा संगा से भी लड़ाई होती है। ये कहाँ का राजा था, मेवाड़ का, ठीक, मेवाड़ का ये राजा था कौन, राणा संगा। इतने सवाल आपके 2 बैटल हो गए। फिर देखते हैं और सारी बैटल, इनकी 2 बैटल और होती हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। देखिए भाई क्या हो रहा है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है बाबर। बैटल ऑफ चंदेरी में क्या होता है, कब लड़ाई होती है, 1528 में। बाबर जीत जाता है। हारता कौन है, मेदिनी राय, मेदिनी राय हार जाता है। और ये कहाँ का राजा होता है, मालवा का, मालवा का राजा होता है मेदिनी राय।
और चंदेरी की लड़ाई बाबर लड़ता है। अब देखो बाबर ने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, पानीपत, उसके बाद कौन सा रहता है उसमें खानवा, फिर होता है चंदेरी, फिर होता है घाघरा। ठीक, 4 लड़ाइयाँ बाबर ने लड़ी हैं, चारों में उसको फतह हासिल हुई हैं। ये मालवा के राजा थे। फिर आता है घाघरा, 1529 में ये लड़ाई हुई थी, बाबर इसमें भी जीत गया था। हराया किसको था, महमूद लोदी को। ठीक, जो बेसिकली बिहार का एक साइड है घाघरा, वहाँ पे नदी है, उस नदी के पास वाली रीजन थी, वहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, इसलिए इसका घाघरा नाम है। मतलब कि बिहार के पार्ट को भी इसने फतह कर लिया बाबर ने। किसको हराकर, महमूद लोदी को। तो बाबर ने कितने लड़ाई लड़े, 4। बाबर आया, ठीक, पानी पिया, खाना खाया चांदनी रात में, और घाघरा में सो गया। घाघरा मतलब मान लीजिए कि को हमने इमेजिन कर लिया, घाघरा में सो गया। तो बाबर आया, पानी पिया मतलब पानीपत की लड़ाई, खाना खाया खानवा की लड़ाई, फिर उसके बाद चांदनी रात में सो जाता है, कहाँ पे, घाघरा ओढ़ के सो जाता है आराम से। ठीक, तो बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घाघरा ओढ़ के सो गया, मतलब 30 में उसकी वफात हो जाती है। इस तरीके से आप लोग याद कर लो। ठीक, अब यहाँ पे होती है बाबर की सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। आपको पता है 29 में ये चंदेरी लड़ा, उसके बाद इसकी वफात हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। और यहीं पे बाबर की करते हैं हम लोग एपिसोड खत्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।